नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और हर सप्ताह जिस तरह से हम एक आपके लिए नए टॉपिक लेकर आते हैं जिसमें आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जिस बीमारी पर या जिस टेस्ट पर या जिस दवा पर हम बातचीत कर रहे हैं वो आपको आसानी से समझ में आ जाए। और हमारे साथ डॉक्टर रवि गोडसे सर होते हैं। इस बार भी डॉक्टर रवि गोडसे सर हैं। सबसे पहले रवि सर, आपका न्यूज़ तक में स्वागत है। नमस्कार। इस बार का जो टॉपिक है वो है पीएसए। पीएसए को अगर देखें तो इसका टेस्ट इसलिए जरूरी है, ये पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर के खतरे के जांच के लिए पीएसए टेस्ट किया जाता है। तो सीधे डॉक्टर रवि सर से समझेंगे कि आखिर सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रोस्टेट जो स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट है ये किया क्यों जाता है। इसको स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं ना। तो स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब क्या होता है कि कुछ लफड़ा होने के पहले उसे अगर खोज लिया तो उसका ट्रीटमेंट जल्दी हो सकता है। मतलब प्रोस्टेट कैंसर में प्रॉब्लम क्या हो सकता है, उसका मेटास्टेसिस हो सकता है, वो बोन्स में जा सकता है, बहुत दर्द हो सकता है तो इसलिए अगर प्रोस्टेट कैंसर को जल्दी पकड़ लिया तो अच्छा है, उसका ट्रीटमेंट जल्दी हो जाएगा। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि अगर प्रोस्टेट कैंसर, वो जो पीएसए होता है वो एक ब्लड लेवल होता है, तो ब्लड लेवल के रेंज होते हैं। तो 4 के नीचे है तो ठीक है, 10 के ऊपर है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। उसमें भी अभी एक नया निकाला है जिसको फ्री पीएसए बोलते हैं, फिर फ्री पीएसए का रेशो बोलते हैं। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। और क्या होता है ना कि एक मानो एक 10 लोगों का ग्रुप है, ओके, और उनमें से एक ने एक लड़की को छेड़ दिया है, तो 10 में से एक अपराधी है और हम उन्हें उस अपराधी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो अपराधी ये टेस्ट किया, वो टेस्ट किया, अपराधी मिल नहीं रहा है। तो जो 9 लोग हैं जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, उनके ऊपर कितनी ज्यादती हो गई है कि उनके दोस्त, उनके माँ बाप समझेंगे कि क्या उन्होंने एक छोटी सी लड़की को छेड़ा था। तो ये भी बहुत अहम होता है कि कोई निरपराध को तकलीफ ना हो। तो अगर प्रोस्टेट, और ये इंडिया में बताना इसलिए जरूरी है कि अमेरिका में एक नेशनल बॉडी होता है और उसका स्पेसिफिक टास्क फोर्स होता है, और वो कहते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। 1980s में उन्होंने क्या कहा था कि सबका पीएसए कर दो, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन हर साल सब मर्दों का कर दो। उसका अभी भी पैसा देता है सब इंश्योरेंस, 50 के बाद 70 की उम्र तक। बाद में उनके ध्यान में आया कि इसकी वजह से लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है, तो उन्होंने कहा कि अभी नहीं करना है पीएसए, डॉक्टर के साथ डिस्कस करो, आप पहले पता करो कि ये पीएसए होता क्या है, ये अगर हाई है तो इसका मतलब क्या है, लो है तो मतलब, लो का कुछ ज़्यादा मतलब नहीं है, हाई है तो क्या मतलब है, क्या उसे बायोप्सी करना पड़ेगा, क्या आपको डर लगेगा आपको प्रोस्टेट कैंसर है। ये सब सोचने के बाद ये डिस्कस करो। इंडिया के ये जो मेडिकल सब सलाह होते हैं, ये पैकेजेस होते हैं, ये व्हाट्सएप की तरह है। व्हाट्सएप की डेवलपमेंट में हमारा कोई हाथ नहीं था, लेकिन उसका जो इस्तेमाल है इसमें हमारा हाथ कोई पकड़ नहीं सकता। व्हाट्सएप तो पूरा इंडिया, पूरे विश्व में ज्यादा व्हाट्सएप इंडिया इस्तेमाल करता है। तो ये जो ब्लड टेस्टिंग होता है इसका डेवलपमेंट में इंडिया का कोई हाथ नहीं है। तो अभी ये जो एग्जीक्यूटिव पैकेजेस पकड़ा देते हैं तो उनमें बिना सोचे समझे चलो ये भी होता है, थोड़े पैसे में डाल दो डाल दो डाल दो। इतना सिंपल नहीं है, ये बहुत मुश्किल है। अभी आप एक एग्जांपल लेता हूं मैं, ओके। एक आदमी है, उसकी उम्र है 60 साल, ओके। आपने उसका पीएसए चेक कर दिया, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, ओके। तो उसका लेवल आया 4 के नीचे है ठीक, 4 और 10 के बीच में हाई, और 10 के ऊपर है डेफिनेटली हाई, ओके। तो 60 साल का आदमी है, मानो इंडियन आदमी है, ओके। उसका लेवल आया 4। तो अभी सोच रहा है कि ये क्या नॉर्मल तो नहीं है, अब नॉर्मल भी नहीं है, 4 के नीचे नॉर्मल है, 4 के ऊपर अब नॉर्मल है, तो मैं कहाँ हूँ।
फिर वो गूगल मारेगा। फिर इंडियन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन क्या कहता है कि इंडियन लोगों का जेनेटिक्स, डाइट, जो हम लोग दाल खाते हैं उसकी वजह से पीएसए थोड़ा कम होना चाहिए अमेरिकन लोगों की तुलना में। तो वो कहते हैं इंडिया के लिए 4 to 10 नॉर्मल है नहीं, इंडिया के लिए शायद 2.5 से नीचे होना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर ऐसा कोई ठोस बयान नहीं है। तो फिर वो आदमी और कंफ्यूज हो गया। फिर वो यूरोलॉजिस्ट के पास जाता है, वो उसको कहते हैं अरे तू अभी अमेरिका में रहता है शायद, तेरा डाइट वाइट तो यूरोलॉजिस्ट कहता है कि चलो 8 हफ्ते बाद रिपीट करते हैं, क्योंकि ये पीएसए में क्या होता है ना, ये प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन जो खून में होता है वो कैंसर के वजह से भी बढ़ता है। प्रोस्टेट का जो स्वेलिंग होता है जो नैसर्गिक है, जैसे उम्र बढ़ती है उसके साथ बढ़ता है, जैसे उम्र बढ़ता है बढ़ती उम्र के साथ भी पीएसए बढ़ता है। अगर आपको प्रोस्टेट में इन्फ्लेमेशन हो, कोई इंजुरी हो तो बढ़ता है। अगर आपने शारीरिक संबंध रखे हैं, सेक्स किया है ये पीएसए टेस्ट करने के 48 घंटा पहले, तो भी बढ़ सकता है। हस्त मैथुन किया है तो भी बढ़ सकता है। ओके, तो फिर एक वो आदमी का 4 आता है, वो डॉक्टर पूछता है आपने कुछ 8 घंटे बाद रिपीट करते हैं, 8 हफ्ते बाद रिपीट करते हैं, तो 8 हफ्ते बाद रिपीट किया। तो 8 हफ्ते ये आदमी सोच रहा है 60 साल का कि अरे क्या मुझे प्रोस्टेट कैंसर है, बच्चों का क्या होगा, ये वो राइट, वो डर गया है। 8 हफ्ते बाद पीएसए करता है, वो भी ज्यादा आता है, लेकिन डॉक्टर उसको बोलने को भूल ही गए हैं कि उसके पहले सेक्स नहीं करना है। तो आदमी को पूछा क्या सेक्स किया था, बोलता है हाँ किया था। तो ठीक है, और 8 हफ्ते बाद रिपीट करते हैं। तो और 8 हफ्ते 2 महीने वो आदमी का बदन का ये दिमाग का भुआ हुआ है कि क्या ये है मेरे को। तो उसके बाद उसका पीएसए आता है 4.2 4 महीने बाद। तो डॉक्टर कहता है कि अभी बायोप्सी करके देखते हैं, तो नहीं तो एमआरआई करके देखते हैं। एमआरआई किया तो कुछ ना कुछ निकलेगा उसमें, मतलब इधर थोड़ा सूजन लगता है, इधर उधर। अभी तो आजकल रेडियोलॉजी टेस्टिंग में कोई ऐसा नॉर्मल ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतना बहुत अच्छा हो गया है। फिर वो डॉक्टर कहते हैं सुई डालेंगे, फिर भी प्रोस्टेट बायोप्सी करते हैं। वो बायोप्सी क्या करते हैं, रेक्टम में से जाके प्रोस्टेट में 8-10 जगह पे डाल देते हैं। तो बायोप्सी किया, उसका रिजल्ट आया 2 हफ्ते बाद, वो उधर कोई कैंसर नहीं है। तो आदमी को बोल दिया कैंसर नहीं है, ले आदमी एकदम खुश हो गया। लेकिन खुश होने के पहले वो मोगैम्बो को डॉक्टर बोलेगा लेकिन क्या है ना कि हमने 10 जगह पे सुई डाली थी, तो एविडेंस ऑफ एब्सेंस इज नॉट एब्सेंस ऑफ एविडेंस। इसका मतलब ये है कि हम ऐसे गारंटीड कह नहीं सकते कि ऐसी कोई प्रोस्टेट की जगह है जहाँ पे कैंसर था, लेकिन हमने 10 जगह पे रैंडम सुई डाली, उसमें वो बच गया, तो शायद उधर हो सकता है, तो फिर बाद में करके देखेंगे। तो ये आदमी इस भय से मुक्ति कब पाएगा, ये एक बात है। दूसरी बात है, अमेरिका के क्या ध्यान में आया कि अगर आपने 100 लोगों की प्रोस्टेट बायोप्सी की कैंसर के लिए, तो उसमें सिर्फ 25% लोगों को कैंसर निकलता है। तो जो 75% लोग हैं उनके जिंदगी के सुनहरे 6, 7, 8 महीने आप खा लेते हो इस वरी में कि शायद उनको कैंसर है। और ये सब 8 महीने के बाद भी उनको गारंटी कुछ नहीं है, क्योंकि डॉक्टर कहते हैं शायद जहां बायोप्सी किया था मिस किया होगा। आप कहोगे 100 में से 25, नंबर तो ज्यादा है तो अगर वो 25 लोगों को फायदा हो रहा है, तो क्यों ना ये 75 लोग, ये जो निरपराध लोग हैं, वो थोड़ी कठिनाई उठाए। ये इतना सिंपल भी नहीं है। ये जो 25 लोग हैं उसमें प्रोस्टेट कैंसर के पहलू होते हैं, मतलब उसका रेंज भी काफी बड़ा होता है। कुछ लोग कहते हैं, ये कुछ हद तक सच है, कि जैसे लोगों की उम्र, मर्दों की उम्र बढ़ने के बाद उनके बाल भूरे हो जाते हैं, ग्रे हो जाते हैं, वैसे हर एक मर्द अगर वो 100 साल से ज्यादा जीता है तो उसको थोड़ा प्रोस्टेट कैंसर आ जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, अमेरिका में एक स्टडी किया, 80 के ऊपर जो लोग दूसरे किसी वजह से मर चुके थे और जिनका ऑटोप्सी हुआ था,
उनके प्रोस्टेट को माइक्रोस्कोप के नीचे देख लिया और 90% लोगों में, 100 में से 90 लोगों में उन्हें थोड़े कैंसर के सेल मिले कि जो बढ़ के कैंसर हो सकते थे। तो कुछ लोगों में प्रोस्टेट के सेल्स होते हैं, कैंसर प्रोस्टेट के सेल होते हैं, लेकिन उसको अगर किया भी नहीं कुछ तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 20, 30, 25, 35 साल बाद शायद वो कुछ तकलीफ देगा। तो अभी 80 साल के आदमी को ये देख के क्या फायदा है कि 30 साल बाद उसे कुछ होगा। तो ऐसा नहीं है कि प्रोस्टेट कैंसर है इसका मतलब उसको ट्रीट करना ही पड़ेगा। कुछ टाइम पे हम लोग तो ये कहते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर को सिर्फ देख लेते। अभी अमेरिका में 70 के ऊपर टेस्टिंग नहीं करते अनलेस आपका फैमिली हिस्ट्री बहुत है, आपको सिम्टम है। अगर आपको लक्षण है तो फिर अलग बात है, लेकिन लक्षणों में भी क्या होता है, हाँ, जैसे वही मैं उम्र पूछ रहा बढ़ती था है, कि हाँ, कि जैसे उम्र बढ़ती है वैसा प्रोस्टेट का साइज भी बढ़ता है। तो प्रोस्टेट का साइज बढ़ गया तो क्या होता है, कभी कभी आप पेशाब को गए, आपको थोड़ा रुकना पड़ता है पेशाब आने के पहले। कभी कभी लगता है कि आपका स्ट्रीम जो धार है वो इतना ताकतवर नहीं है जितना पहले होता था, उसमें थोड़ी रुकावट आ रहा है। कभी कभी होता है कि पेशाब होने के बाद थोड़ा ड्रिबलिंग होता है, मतलब उसके बाद भी थोड़ा पेशाब निकलता है, या पेशाब करने के बाद आपको लगता है कि आप पूरी तरह से पेशाब निकला नहीं है, थोड़ा ब्लैडर में बाकी बचा है। लेकिन ये जो लक्षण है ये प्रोस्टेट कैंसर के साथ भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो नॉर्मल प्रोस्टेट का स्वेलिंग होता है उम्र के साथ उसके साथ भी हो सकता है। तो उसकी दवाई होती है, अगर आपने वो दवाई खाई है तो उसकी वजह से पीएसए का जो नंबर है वो कभी कभी आर्टिफिशियली कृत्रिम तरह से नीचा हो सकता है। तो आपको क्या करना है, अगर आप इंडियन मर्द हो, ओके, तो अगर आपकी उम्र, ये मतलब वैद्यकीय मशवरा नहीं है, आपको आपके यूरोलॉजिस्ट के साथ बात करनी होगी, लेकिन एक दोस्त के हैसियत से मैं कहूँगा कि अगर आप इंडियन मर्द हो तो आप अपने यूरोलॉजिस्ट के साथ बात कर लो, गूगल कर लो, ग्रॉक कर लो, ओके। अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है प्रोस्टेट कैंसर की, जो जेनेटिक होता है, अगर फैमिली हिस्ट्री है तो अलग बात है। भारत में इतना ज्यादा नहीं होता प्रोस्टेट कैंसर, तो फैमिली हिस्ट्री का चांस, मौका बहुत कम है। अगर फैमिली हिस्ट्री नहीं है तो एज 45-50 अप टू 70 इसमें आप सोच सकते हो डॉक्टर के साथ बात करने पर। अगर आपने ये करना है तो पहले ही ये ध्यान में रखना है कि शायद 4 से ऊपर भी आया तो डरना नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि डेफिनेट कैंसर है। तो बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। उसमें भी एक होता है फ्री पीएसए, फ्री कितना है और बद्ध कितना है। अगर फ्री पीएसए का परसेंटेज 25 के ऊपर है, इसका मतलब अगर आपका पीएसए लेवल हाई भी है तो भी कैंसर का मौका बहुत कम है। तो ये भी एक अलग पैतरा होता है। तो यूएस में क्या करते हैं लोग, पहले पीएसए करते हैं और 4 या 10 के बीच में आया तो बाद में फ्री करते हैं और देखते हैं कि कैंसर का मौका क्या है। इंडिया में क्या करते हैं, क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव पैकेजेस पकड़ा देते हैं ना, उसमें से वो भी डाल देते हैं कुछ कुछ पैकेजेस में। तो आप ऐसा डेटा सामने लेके बैठते हो और आपको परेशानी होती है कि क्या करना है। ये जो प्रोस्टेट के लक्षण है वो बढ़ते उम्र के साथ आएंगे। तो फिर यूरोलॉजिस्ट, और इंडियन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन ये भी कहता है कि डिजिटल रेक्टल एग्जाम हो, मतलब प्रोस्टेट का साइज क्या है वो यूरोलॉजिस्ट एक बार देख ले। लेकिन ऐसा कोई निम्न मध्यम वर्गीय आदमी है, वो कहाँ से पैसा लाएगा ये करने के लिए। यूरोलॉजिस्ट को देखो, डॉक्टर को देखा तो कुछ ना कुछ निकलता है, बाद में ये करो वो करो। तो ये सब सोच समझ के होना चाहिए। इसलिए नेशनल गाइडलाइंस हो, अब भारत देश के, अरे विश्व में 4थी जीडीपी है, क्यों, कब तक हम लोग अमेरिका के गाइडलाइंस कॉपी और पेस्ट करेंगे? आजादी को कितने साल हो गए अभी, तो अगर भारत के कोई नेशनल गाइडलाइंस हो, और अगर नेशनल गाइडलाइंस नहीं है तो यूरोलॉजिकल सोसाइटी के गाइडलाइंस
ले सकते हो, लेकिन ये किसी गवर्नमेंट के वेबसाइट पे होना चाहिए कि करना है या नहीं करना है, किस उम्र में करना है, कौन से लेवल भारतीय लोगों के लिए सही है, अगर ज़्यादा है तो भी डरना नहीं है, और अगर डरना है तो कैसे डरना है, क्या करना है, बायोप्सी कब करनी है, ये सब किसी वेबसाइट पे लिखा होना चाहिए। लेकिन भारत में वैसे प्रोस्टेट कैंसर का मौका कम है, तो इतनी डरने की बात नहीं है। नहीं, इसमें सर आपने सब कुछ तो बता ही दिया है, बस एक दो सवाल जो है मेरे जहन में भी है और जो लोग पूछ भी रहे हैं वो है ये कि पीएसए टेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी ही क्यों? क्या पहले ऐसा कुछ लक्षण में जो आपने बताया वो एज से पहले दिखेगा? क्या 50 साल से नीचे वालों को ऐसा कोई लक्षण दिखे नहीं, लक्षण तो वही है ना, लक्षण तो वही है कि आप पेशाब में तकलीफ है, कुछ-कुछ लोगों को बहुत बैक पेन होता है, और बैक पेन होता है तो बैक पेन क्या प्रोस्टेट कैंसर की वजह से भी हो सकता है, जैसे अभी हमारे पूर्व प्रेसिडेंट जो बाइडेन को हुआ है। जो बाइडेन को हुआ है। हाँ, लेकिन अभी आपने एमआरआई किया या सोनोग्राम किया और उसमें प्रोस्टेट में बहुत सूजन है, और वो सूजन यूनिफॉर्म मतलब एक तरह नहीं है, एक जगह पे थोड़ी ज़्यादा सूजन लग रही है और पीठ में दर्द है, तो शायद प्रोस्टेट में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। ये जो लक्षण वाले लोग हैं वो अलग है, और स्क्रीनिंग टेस्ट अलग है। स्क्रीनिंग टेस्ट सिर्फ ऐसा चीज़ों का होना चाहिए कि जो कॉमन है लेकिन बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, और जिसका डेफिनेट इलाज है, और जिसको पहले पता करके फ़ायदा होने वाला है। नहीं तो फिर स्क्रीनिंग टेस्ट का क्या फ़ायदा है? एज लिमिट क्या कम भी हो सकती है या 50 ही मानकर चलें कि हो सकता है पहले? नहीं, अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री है, किसी को सिम्पटम्स है, तो उसको एज के पहले भी कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखना ज़रूरी है कि पीएसए का लेवल उम्र के साथ बढ़ता है। तो अगर जवान लोगों में किया, तो जो नॉर्मल भी आया, तो भी जवान लोगों के लिए थोड़ा वो ज़्यादा होगा। अच्छा। अच्छा, दूसरा सवाल कि ये है कि प्रोस्टेट कैंसर अगर पीएसए जिनको है, तो वो खाने-पीने का भी कोई ख़ास ख़्याल दें कि उनको पीएसए लेवल हाई है तो? कैंसर तो छोड़िए, अगर हाई है या लो, जिसे लो कहेंगे आप अपने पीएसए लेवल जिसमें। एक सिर्फ साधन है ना, जी, तो हमें वो अगर पीएसए लो। लेवल कम नहीं करनी है, हमें प्रोस्टेट कैंसर का मौका कम करना है। हाँ, अगर राइट। पीएसए लेवल प्रोस्टेट कैंसर के वजह से नहीं है तो मरने दो ना, उसको लेवल के कम करके क्या करोगे? और भारतीय लोग जो दाल खाते हैं, कहते हैं वो दाल की वजह से भारत में प्रोस्टेट कैंसर का मौका वैसे भी बहुत कम है। लेकिन आजकल बहुत इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है, हमारा आहार भी बदल चुका है, सब केएफसी, मैकडॉनल्ड्स हो, ये जो सब अमेरिका के फास्ट फूड चेन्स है वो अभी इंडिया में भी आ पहुंचे हैं, तो ये जो तब्दीली हुई है, ये जो बदलाव आया है, उसकी वजह से इंडिया का भी जो पैटर्न है वो भी थोड़ा बदल जाएगा। तो ये बदले बदले से तेवर देखने पड़ेंगे। हम्म। अच्छा सर, लास्ट में ये एक सवाल बताइए कि जैसे टेस्ट के लिए इसका पीएसए टेस्ट की जो प्राइस है वो कितनी हो सकती है लगभग? यहाँ पे हमने जो सर्च मारा तो हमें पता चला कि 800 के करीब में बता रहे थे वो, तो क्या ये सच है या आप वहाँ और यहाँ की अगर अमेरिका में तुलना? तो अगर गाइडलाइंस नहीं भी है ना, तो भी अमेरिका में इंश्योरेंस इसे कवर करता है, तो हमें इसे कॉस्ट के बारे में सोचना नहीं पड़ता है। ये इंश्योरेंस वाले भी सयाने लोग हैं, हाँ हाँ। इनको पैसा बचाना है, लेकिन वो पीएसए पे पैसा खर्च करेंगे ताकि उन्हें प्रोस्टेट कैंसर होने के बाद ज़्यादा खर्चा ना करना पड़े। तो कभी-कभी जो इंश्योरेंस कंपनी के हित में होता है, वो आपके हित में भी हो सकता है। लेकिन आपको जो स्वीट स्पॉट है बीच में, वो ढूँढना है कि टेस्टिंग करें लेकिन ज़्यादा ना करें। चलिए, तो कुल मिलाकर जो हमने दर्शकों को जो बताया गया, डॉक्टर रवि सर ने बताया है कि पीएसए मतलब क्या है, क्यों ज़रूरी है, कब करनी चाहिए, कितना होना चाहिए ये टेस्ट में, ये उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके पास कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, हम कोशिश करेंगे कि उन सवालों का जवाब आप तक पहुँचाएँ। फिलहाल आपको अगर सही लगे ये जानकारी तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे देखकर अवेयर हो सकें और ज़्यादा लोगों तक ही पहुँच सके। फिलहाल मुझे और डॉक्टर रवि सर को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए न्यूज़ तक।